हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर एटॉमिक फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 10 है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हाइड्रोजन परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल की गणना करी थी। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। ये क्या है बेटा? ये एक परमाणु है, यहाँ पर ये नाभिक है, ठीक है। ये नाभिक है। इस नाभिक में कितना आवेश है? Z इंटू ई। अगर ये हाइड्रोजन परमाणु होगा तो कितना हो जाएगा? 1e। क्लियर है? अब इसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है। मान लीजिए यहां पर इसकी चाल है v1। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है तो इसकी चाल है v2, और ये तृतीय कोश में परिक्रमण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी चाल है v3। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था Vn इजिकल टू जेड बाई एन इंटू 2.189 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। यहां पर मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि जैसे जैसे कोश बढ़ता जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे कोश बढ़ता जाएगा यानी संख्या बढ़ती जाएगी तो चाल यहां पर घटती जाएगी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा वेग कहाँ, सबसे ज्यादा चाल कहाँ रहेगी इलेक्ट्रॉन की? प्रथम कोश में, फिर द्वितीय कोश में कम होती जाएगी और तृतीय कोश में और कम होती जाएगी। तो इस संबंध को भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये क्लियर है? अब नए टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या की गणना। कक्षीय त्रिज्या का मतलब क्या बेटा? यहां से ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R1, R2, R3 का मान ज्ञात करेंगे आज के टॉपिक में। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग लिखें, ये भी डेरिवेशन में पूछा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में परिक्रमण कर रहे, हाइड्रोजन परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या की गणना। कोशीय त्रिज्या ही बोलते हैं या कक्षीय त्रिज्या, ठीक है ना, ऑर्बिटिकल रेडियस, कक्षीय त्रिज्या की गणना। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरह से है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक डायग्राम आपको बनाना है, छोटा सा डायग्राम बनाइएगा। ये नाभिक है, इस नाभिक पे ये प्रथम कोश, ये द्वितीय कोश, ये तृतीय कोश, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है इस तरह से, तो ये यहीं गति करता रहेगा। अब लिखेंगे थ्योरेटिकल बात। बोहर की प्रथम अभिधारणा, बोहर की प्रथम अभिधारणा से, बोहर की प्रथम अभिधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए, गति करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलेगा बेटा? विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। विद्युत आकर्षण, और लिख देता हूं मैं, विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट लिखा आपने, आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, आधा नंबर हो सकता है काट ले जाए आपके, तो ऐसी गलती ना करें। पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। बोहर की प्रथम अभिधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों वृत्ताकार मार्ग में गति कराने के लिए या करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति कहां से होगी? विद्युत आकर्षण बल से। समझ गए होंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इधर की ओर, ठीक है बेटा। अब देखिए, फॉर्मूला हम जानते ही हैं, me इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर एन का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ भी लिख दिया आर एन।
ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम यह जानते हैं, चूंकि नाभिक पर आवेश कितना है, Q1 इजिकल टू है Z इंटू जेड, क्या है यहाँ पर परमाणु क्रमांक, तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q2 इजिकल टू कितना है बेटा, E, परिमाण की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि नाभिक पर आवेश है Ze, अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 1 इंटू ई लिख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है, तो पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव। चूंकि हम जानते हैं नाभिक पर आवेश Q1 इजिकल टू Ze तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q2 इजिकल टू E। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते, ये ऐसा का ऐसा वर्क हमने कहां पर करा था, जब हमने कक्षीय चाल ज्ञात करी थी, वहां पर भी सेम यही काम किया था। तो MEVN² अपॉन RN इजिकल टू K, Q1 की जगह लिखा Ze और Q2 की जगह लिखा E, तो आ जाएगा Ze² अपॉन RN का स्क्वायर। एक RN से एक RN कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं रफ करूंगा, अब यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होगा। ये काम तो पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, इतना वर्क तो आपको इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी करना था, यहाँ तक सेम चलेगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझना है आपको पूरा। तो यहाँ तक पहुंच गए। अब निकालना क्या है आपको, कक्षीय त्रिज्या, ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा। तो बचेगा क्या यहाँ से, MEVN² इजिकल टू KZE² अपॉन RN। ध्यान दीजिए, यहाँ पे निकालना है आपको कक्षीय त्रिज्या, यानी रेडियस की वैल्यू निकालनी है R, तो R को ऊपर ले आइए और इस पूरी इक्वेशन को यहाँ ले आइए। तो RN इजिकल टू KZE² अपॉन MEVN², दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने वहां भी आपको बताया था कि बोर की प्रथम अभिधारणा से जिसे ज्ञात करना है उसे लिख लीजिए, ठीक है। बोर की प्रथम अभिधारणा से क्या करना है, जिसे ज्ञात करना है उसका इक्वेशन बना लीजिए। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक अननेसेसरी एक टर्म आ जाएगी, यहाँ पर आया Vn का स्क्वायर, वहां पर Rn आता था, यहाँ पर Vn² आता है। इसे प्रतिस्थापित करने के लिए, अर्थात इसे हटाने के लिए बोर की द्वितीय अभिधारणा का यूज करेंगे। तो बोर की द्वितीय अभिधारणा क्या कहती है, यह लिखिए, बोर की द्वितीय अभिधारणा से, तो बोर की द्वितीय अभिधारणा से बेटा पूरी स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बोर की द्वितीय अभिधारणा से कोणीय संवेग, अगर लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, कोणीय संवेग बराबर क्या, NH अपॉन 2π, ठीक है बेटा। MV R इजिकल टू NH अपॉन 2π। यह M इलेक्ट्रॉन है, ये NV कोश का यहाँ पर NH अपॉन 2π आ गया, ठीक है। अब यहां से बोर की द्वितीय अभिधारणा से Vn का मान NH अपॉन 2π Me इंटू Rn, यह गया समीकरण नंबर 3। क्लियर है। अब यहां लिखेंगे एक बात, ये हमेशा ध्यान रखना, दोबारा बताता हूं। बोर की प्रथम अभिधारणा से वो इक्वेशन आ जाएगी जिसका मान ज्ञात करना है, तो वहां पर एक अननेसेसरी टर्म आ जाएगा, उसको हटाने के लिए बोर की द्वितीय अभिधारणा से उसका मान लिखेंगे, तो ये Vn आ गया। इस मान को यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए बेटा। तो यहाँ पर पुट करा वैल्यू, तो यह आ जाएगा, देखिए इधर Rn इजिकल टू K इंटू जेड इंटू E² अपॉन Me, ठीक है। यहां से Vn का मान N इंटू H अपॉन 2π इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का होल स्क्वायर। क्लियर बात, ठीक है। इसको हल कर लीजिए। तो Rn इजिकल टू K इंटू जेड इंटू E² अपॉन Me की जगह Me, N का स्क्वायर H का स्क्वायर, वैसे ही आपको खुद को हल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर, मेरे सामने आप बैठे नहीं हो, नहीं तो मैं आपसे स्वयं से हल करवाता, अभी मैं खुद हल कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ तक वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है।
अब खुद रफ में खुद हल करके देखिए और फिर चेक कीजिए कि जो आपने हल करा है वो सही है या गलत है, फिर आपको अपनी गलती का पता लग जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर आर एन का स्क्वायर। तो आर एन इज इक्वल टू, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है। एम ई की जगह एम ई, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी तो मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, दोबारा समझा देता हूँ। समीकरण 2 यहाँ तक आ गया, समीकरण 3 बोर्ड की द्वितीय विधारणा से समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखा, यहाँ तक पहुंचे। इसको अब हल करते चलेंगे, ठीक है। इधर का मैं पोर्शन रफ कर देता हूँ, बस इसको आपको हल करना है। मैथमेटिकल है पूरा, मैंने आपको पहले बताया था थ्योरेटिकल पोर्शन कमी है इस चैप्टर में, पूरा मैथमेटिकल चलता है। ये जितना थ्योरेटिकल पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। देखिए बेटा इसको, आर एन इज इक्वल टू के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर। अब जो जो चीजें कट रही है वो काटते हैं। देखिए बेटा, एक एम ई से एक एम ई कैंसिल आउट हो गया तो केवल क्या बचेगा 1 एम ई, ठीक है। आर एन से ये आर एन कैंसिल आउट हो गया, और कोई चीज कटेगी? हाँ, एक चीज और कटेगी, ध्यान दीजिए आप। यहाँ क्या बचा 1 इज इक्वल टू, क्या बचेगा यहाँ पर k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम ई इंटू आर एन। ध्यान देना बेटा, 1 इज इक्वल टू के का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही जगह पे लिखेंगे इसको, यहाँ लिख देते तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, होशियारी रखना। अब बाकी जो बची चीजें उनको लिख लो, जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। लिख तो आप शुरुआत में सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा जैसे थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा आपको। कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर कुछ बच्चे पूछेंगे नहीं सर कि यहीं लिखना है क्या, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिखिए, आपको तो एक बार लिखना ही है। इंटू 4 पाई स्क्वायर एम ई इंटू आर एन। अब दोबारा देखिए, जो जो चीजें कट जाएगी, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू, जो जो बचा उनको देखिए, जेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। 1 इज इक्वल टू जेड इंटू ई स्क्वायर इंटू पाई इंटू एम ई इंटू आर एन अपॉन, ऊपर ये बचा ना 1 इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर पाई एम ई आर एन, ठीक है। नीचे एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। क्या याद करना है? त्रिज्या याद करनी है, तो इस त्रिज्या को यहीं रहने दीजिए, बाकी इक्वेशन को समीकरण के दूसरे तरफ ले जाइए। ध्यान दीजिए बेटा, इस त्रिज्या को यहीं रखना है, ठीक है। इसको बांध के रख लो यहाँ पर, ये जाना नहीं चाहिए कहीं, ठीक है। बाकी चीजों को इधर ले आइए, तो प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर अपॉन, ठीक है, जेड इंटू पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन। अच्छे से लिख लें, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, ब्रैकेट में लिखा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर। क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला इस रूप में याद है, एन स्क्वायर बाई जेड एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर, तो मैंने इस रूप में बना लिया। चेक कर लीजिए, यही है, देखिए जेड ई स्क्वायर पाई एम ई आर एन, ठीक है। तो ये इधर आया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। मैंने क्या करा, पहले एन स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, एन स्क्वायर और जेड को मैंने एक साथ लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है एन यहाँ पर कोश की संख्या है और जेड यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, अलग से लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। बाहर निकाल लिया, पहले भी हमने जेड बाई एन बाहर निकाल लिया था, तो ये फॉर्मूला बन गया। किसी भी कोश में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, ये जरूरी नहीं है हाइड्रोजन परमाणु हो, सभी के लिए है। अगर हाइड्रोजन परमाणु होता तो जेड इक्वल टू कितना आ जाता, 1 आ जाता, ठीक है। अब यहां पर नियतांकों के मान रख देंगे, नियतांकों के मान रखने पर
नियतांकों के मान रखने पर। अगर आप ध्यान देंगे ना, ये n और z नियतांक थोड़े ना है, n तो यहाँ पर संख्या है, प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, z यहाँ पर परमाणु क्रमांक, ये नियतांक नहीं है, दोनों को बाहर निकाल दिया। बाकी सब नियतांक है। एप्सिलॉन नॉट नियतांक है 8.85 × 10⁻12, h प्लांक स्थिरांक, पाई 22/7 3.14, me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और e आवेश का क्वांटा 1.6 × 10⁻19। बाकी सब नियतांक है। तो यह लिखा मैंने नियतांकों के मान रखने पर। तो क्या लिखोगे आप, Rn = n²/z, मान एक बार तो रखना ही पड़ेगा, 8.85 × 10⁻12, 6.64 × 10⁻34 का स्क्वायर अपॉन 3.14 9.1 × 10⁻31 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर। तो नियतांकों के मान रखे और इनको सॉल्व करा। अब इसको सॉल्व करने बैठोगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, इनको सॉल्व करने ही बैठ जाओ, नहीं, आपको डायरेक्टली मान याद रखना है। Rn = n²/z × 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको जब सॉल्व करोगे ना, पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है ना, पूरी गणना करेंगे, तो यहाँ पर करना नहीं है, यहाँ पर याद रखना है। वैसे ये मान सारे याद है आपको, ये लिखा आपने, इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है बेटा। तो ये आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या की गणना, या निकल गया, ठीक है। 0.529 को 0.53 एंगस्ट्रॉम भी लिखा जाता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए पता ही है आपको, Z = 1 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Rn = n² 0.529 एंगस्ट्रॉम, या Rn = n² 0.53 एंगस्ट्रॉम। पहले यहाँ तक का नोट कीजिए, इसके आगे और चीजें बताया बेटा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Rn = n²/z × 0.53 एंगस्ट्रॉम। आप ध्यान रखना 0.529 होता है, लेकिन आप इसको 0.53 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हाँ जी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो Z1 है, तो n² × 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस फॉर्मूले पे आधारित एक प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर का प्रश्न क्या था, क्वेश्चन 1, हाइड्रोजन परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की प्रथम, द्वितीय, तृतीय कक्षा की त्रिज्या व अनुपात ज्ञात करें। कक्षा की त्रिज्या और अनुपात दोनों चीजें याद करनी थी। सॉल्यूशन, चूंकि Rn = n² 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु कि प्रथम कक्षा के लिए क्या आएगा, प्रथम कक्षा के लिए n = 1, सिंपल सी बात, R1 = 1 का स्क्वायर 1 0.53 एंगस्ट्रॉम। द्वितीय कक्षा के लिए R2 = 2 का स्क्वायर 4 × 0.53 एंगस्ट्रॉम। सॉल्यूशन कर लोगे आंसर आ जाएगा। R3 = 3 का स्क्वायर 9 × 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये, और अगर आपसे अनुपात पूछा जाए तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 = कितना बेटा, यहाँ पर 0.53, तो ये तो कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट, कैसे, क्योंकि फॉर्मूला होता है n² z × ε0h² me × e²। ये इसका ही तो मान है, ये इसको सॉल्व करा तभी तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आया। तो ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 n²/z। z यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 1 आ गया। तो बेटा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये ध्यान रखना, जैसे आपको V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बताया गया था, उसका आंसर आता था 1:1/2 अनुपात 1/3। यहाँ पर n² प्रोपोर्शनल है,
यहां पर जो त्रिज्या है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वहां पर वेग n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बोर त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप बुक देखेंगे वहां पर मिलेगा आपको। बोर त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, क्या होती है बोर त्रिज्या, वो समझेंगे यहाँ पर। देखिए, चूंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन, चूंकि आर एन इजिकल टू है एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड इजिकल टू 1 होता है, तो आर एन इजिकल टू हो गया एन स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की बात करूं, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा, तो n इजिकल टू 1, तो यहां से R1 इजिकल टू कितना आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसे A0 भी लिखा जाता है। इस संबंध को ध्यान रखना। क्या संबंध है ये तो पता ही आपको, R1 इजिकल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम हो गया और इसे क्या लिखा जाता है A0। तो अब यहाँ पर परिभाषित करेंगे, तो परिभाषा हो गई, इसकी रटने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या को बोहर त्रिज्या कहा जाता है। बोहर त्रिज्या कहा जाता है तथा इसे A0 द्वारा, ये नॉट है बेटा, ठीक है ना, इसको 0 मत पढ़ा करो, इसको नॉट पढ़ा करो, A0 द्वारा निरूपित करते हैं, तथा इसे A0 द्वारा निरूपित करते हैं। अब आगे से अगर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा तो देखिए 0.53 की जगह क्या लिख सकते हो आप A0, तो Rn एक जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा Rn इजिकल टू n स्क्वायर बाई जेड A0, ठीक है ना। वैसे तो ये 12th में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आप ध्यान रखना, आगे क्लासों में काम आ सकता है ये। Rn इजिकल टू n स्क्वायर बाई जेड इंटू बोर त्रिज्या। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कक्षीय चाल और कक्षीय वेग की गणना, कक्षीय चाल और कक्षीय त्रिज्या की गणना एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम आवृत्ति और परिक्रमण काल की गणना करेंगे। आवृत्ति आप जानते हैं प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या, और आवर्त काल का मतलब भी जानते हैं एक चक्कर लगाने में लगा समय। उन दोनों को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।